हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े, मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। ये विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ सोरिक सिम्टम्स और ये 6 नंबर का एपिसोड है। ये एपिसोड शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिनों पहले एक फ़ोन आया और डॉक्टर ने मुझे एक सवाल पूछा कि एक्यूट केस में ये डॉक्टर हनीमान के क्रॉनिक डिसीज सोरिक सिम्टम्स काम में आते हैं क्या। अब देखिए, जो डॉक्टर हनीमान की जो किताब जो है उसका नाम है क्रॉनिक डिसीजेस एंड इट्स होम्योपैथिक क्योर। अब ये क्रॉनिक शब्द सुनने के बाद में दिमाग में एक ताला लग गया कि ये सिर्फ क्रॉनिक डिसीजेस सोरिक सिम्टम्स ये क्रॉनिक सिम्टम्स के लिए ही उपयोगी है। इस प्रकार का दिमाग में ब्लॉक तैयार हो गया। ये बहुत सारे डॉक्टर को यही प्रॉब्लम आ जाता है। वो ये सोचते हैं कि ये सोरिक सिम्टम्स एक्यूट में काम कैसे आएंगे, ये तो क्रॉनिक केस के लिए है, मगर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। सोरिक सिम्टम्स ये ऐसी बात है कि जो बेसिक है, जो हमको डिसीज के बॉटम तक पहुंचाते हैं। सोरिक सिम्टम्स का मतलब ये होता है वो सिम्टम्स जो डिसीज के बॉटम तक हमको एड्रेस देते हैं। पता हमको लगता है कि यहाँ पर ये सिम्टम्स के ऊपर हमने अगर फोकस किया तो हमारा काम एक्यूरेटली हो। ये उसका एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। सोरिक सिम्टम्स ये ऐसी एक घटना है जिसकी वजह से हम डिसीज के बॉटम तक पहुंच सकते हो। जो मेन बात है उसके ऊपर हम सोच सकते हैं। ये डॉक्टर हनीमान इनका प्लानिंग है। अब बात ऐसी है कि जो एक्सप्लेनेशन जो किया है तो उन्होंने शब्द यूज किया है कि क्रॉनिक डिसीज, मगर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं। अगर जब हम पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे सोरिक सिम्टम्स हम पाते हैं। तो वो जो सोरिक सिम्टम्स रहते हैं कुछ प्रमाण में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 115 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है कि स्वेलिंग ऑन सॉलिंग पार्ट, निगलने के जो पार्ट है वहाँ पर सूजन आती है। तो ये अगर सूजन 10% होगी तो पेशेंट को दर्द होगा। अगर ये सूजन अगर 30% होंगी तो पेशेंट के गले में खराश होंगी, पेशेंट को गले में जलन जैसी लगेगी, उसको थ्रॉट में तकलीफ होगी। तो ये लक्षण अगर 50% होगा तो उसको बुखार जैसे आएगा। ये लक्षण अगर 60-70% होगा तो उसको 102-103 बुखार आएगा। अगर ये पेशेंट को अगर ये लक्षण 100% तक क्रिएट हो गया तो पेशेंट के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा, हाइपरपैरेक्सिया हो जाएगा, उसको 103, 104, 106 ऐसा बुखार रहेगा। यानी सोरिक सिम्टम वही है। 115 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है, वो कम प्रमाण में हो तो वो क्रॉनिक केस का रूप धारण करेगा। पेशेंट के अंदर समझो गले के स्वेलिंग आ रही हो तो ये क्रॉनिक केस में बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग आती है, गला दुखते रहता है, निगलने के समय पर तकलीफ होती है। तो ये सोरिक सिम्टम्स क्रॉनिक केस में हमको इस ढंग से दिखेगा। जब यही सोरिक सिम्टम्स अगर एक्यूट स्टेट में आ जाए तो पेशेंट को बुखार आ जाएगा, उसका गला सूज जाएगा, तो उसके आंखें लाल हो जाएंगी वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हमारे पास एड्रेस है क्रॉनिक सिम्टम्स का, मगर उस क्रॉनिक सिम्टम्स को एक्यूट कंडीशन में हम सोच सकते हैं। एक्यूट सिम्टम्स को क्रॉनिक कंडीशन में सोचना कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे को जो सोरिक सिम्टम्स समझना है उसकी स्पष्टता क्रॉनिक फॉर्म में ज़्यादा क्लियर है बजाय एक्यूट केस में। एक्यूट केस में कंडीशन ऐसी वेगरस रहेगी, तीव्र रहेगी, तो हमको बहुत सारी बातें पता नहीं चलती। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अब देखिए, ये बात है, यानी डॉक्टर हनीमान का जो क्रॉनिक डिसीज का किताब है
ये क्रॉनिक केस के लिए भी उपयोगी है और एक्यूट केस के लिए भी उपयोगी है। तो हम वहाँ पर सोच सकते हैं, वो सोरिक सिम्टम ध्यान में लेके हमारे काम को एक डायरेक्शन मिलेंगी, हमारे काम को एक दिशा मिलेगी। और सही दिशा ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अगर हम कोई भी काम करें मगर हमारे पास सही दिशा नहीं हो तो हम भटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम सही दिशा से काम करें तो हमारा काम वहीं 60-70% पूरा हो जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाते हैं जब हम सही दिशा से काम करते हैं। तो ये जो सोरिक सिम्टम्स है ये हमको सही दिशा बताते हैं। वैसे देखें तो ह्यूमन बीइंग, इंसान के अंदर बहुत बड़े डिसीज है, डिसीज की संख्या बहुत है, सिम्टम्स की संख्या बहुत है, बहुत जगह पर भूल भुलैया है, बहुत जगह पर डायग्नोसिस का प्रॉब्लम है, बहुत जगह पर पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऐसे है कि बहुत हद तक डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता। तो ऐसे समय पर ये सोरिक सिम्टम्स हमको डायरेक्शन देते हैं, हमको दिशा देते हैं और हमको उसी दिशा से काम करना जरूरी है। तो ये डॉक्टर हैनीमान का ये जो किताब का नाम भी अगर ऐसा हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। ये एक्यूट केस में भी पूर्ण रूप से काम में आती है और क्रॉनिक केस में भी काम आती है। मगर एक ऐसा सोच बन गई कि एक्यूट केस के लिए हमको बहुत सारे डॉक्टर दूसरे थेरेपेटिक यूज करते हैं, वो सोरिक सिम्टम्स के लिए डर जाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे केस में सोरिक सिम्टम्स को प्राधान्य देंगे तो हमारे हाथ से गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि किताब का तो नाम क्रॉनिक डिसीज लिखा है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो पेशेंट के सिम्टम्स की इंटेंसिटी, तीव्रता अलग अलग होने के कारण जजमेंट हमको लेना पड़ता है कि हमको क्या करना है। अब देखिए, ये मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको ये बताया कि जो मैंने एक रिसर्च किया है और उसको एंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ये नाम दिया है, एंटायरनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा ये है। तो हमको इसकी मदद लेना है। मैं जगह जगह पर उसका कंपैरिजन करूंगा। डॉक्टर हैनीमान इन्होंने इनका जो काम करने का जो प्लान है, उनके सोरिक सिम्टम्स की रचना हमको पहले समझनी पड़ेगी। वो किस ढंग से सिम्टम्स लिखते। बहुत सारे डॉक्टर लोगों को ये वो सवाल पूछते हैं कि हम सिम्टम्स ढूंढे कैसे। तो डॉक्टर हैनीमान इन्होंने एक पद्धति, जैसे एक आधी अलमारी हो तो उसमें पहले इसमें कुछ सामान है, दूसरे जो जगह है उसमें कुछ सामान है। तो इस प्रकार से उन्होंने रचना की। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा बनाने की कोशिश की। सिर से लगाए तक पैर के आखिरी तक उन्होंने लक्षणों को रचा के रखा। इस ढंग से रचा के रखा कि हमको जल्दी से ढूंढ सके। फिर पूरे मटेरिया मेडिका प्यूरा में कहाँ पर भी हमको लक्षण ढूंढना है तो हम उस जगह पर जाके ढूंढ सकते हैं। तो इस ढंग से उन्होंने रचना तैयार की। तो उसके वजह से बहुत मदद मिलती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ सोरिक सिम्टम्स ऐसे हैं कि हमको उस ढंग से बात को हम समझ नहीं पाते। तो डॉक्टर हैनीमान की जो पद्धत है उसको हम समझ नहीं पाते। हमेशा बहुत सारे जगह पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते कि हम समझे कैसा। तो मैंने इसको नंबर वाइज उसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं मेरे सिंबॉलिक मटेरिया मेडिका प्यूरा में। मैं एक एक करके आपको वो सब बातें बताऊंगा और जो हमारा ढंग होना चाहिए उसके बारे में भी आपके साथ में चर्चा करूंगा। पहला जो है ये उन्होंने सिर से नीचे तक वो आगे गए। तो पहला जो है वो चक्कर के बारे में, वर्टाइगो। ये वर्टाइगो का जो पोर्शन है इसमें वर्टाइगो के सोरिक सिम्टम्स दिए हैं। शुरुआत वर्टाइगो से उन्होंने की है, यानी ऊपर से नीचे ऐसा उनका सोचने का ढंग है। तो वो काफ़ी हद तक ये जो ढंग है उनका कामयाब हो गया। मगर कुछ सोरिक सिम्टम्स ऐसे है कि ये इस ढंग से भी मैच नहीं करते, क्योंकि इंसान कॉम्प्लिकेटेड है।
ह्यूमन बीइंग के डिसीज के सिम्टम्स बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप लेते हैं, तो उसमें हमको कुछ बातों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको उस समय पर उन बातों का वर्णन करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। पहले बात है कि वर्टागो ये चक्कर आना, ये उसका अर्थ होता है। तो ये वर्टागो में करीबन 12 सोरिक सिम्टम्स है, 12 सोरिक सिम्टम्स ये है। यानी जब हम वर्टागो के बारे में सोचते हैं तो ये 12 सोरिक सिम्टम्स के डायमेंशन से सोचना है। डॉक्टर हनीमान इन्होंने डिसीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको ड्रॉप किया। डॉक्टर हनीमान इन्होंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखा कि कोई भी डिसीजेस हो जिसमें पेशेंट की कंडीशन खराब होंगी, उसको तकलीफ होंगी, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो उन्होंने उस ढंग से सोचा। उन्होंने हर एक जगह पर सोचा कि इस पर हम क्या करें। जैसे बुखार है, उसमें सिर में दर्द भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, चेहरा लाल भी हो सकता है, मगर इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि ये कब कैसा होगा, किस कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में लक्षण कौन से रूप धारण करेंगे, इसको कोई भी बता नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर हनीमान ने इस ढंग से व्यवस्था की है। जहाँ जहाँ पर चक्कर आना इसका जिक्र होगा, तब आपको डॉक्टर हनीमान के इस वर्टागो की इधर आपको फोकस करना चाहिए। डॉक्टर हनीमान इन्होंने उसके 12 सिम्टम्स दिए, तो मैं आपको पहले उसका सर्वे कराऊंगा कि ये 12 सिम्टम्स देने की वजह से इन्हें आप ऐसा समझ सकते कि वर्टागो के 12 प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। मैं उसके बारे में डिटेल में जाऊंगा। दूसरी बात जो है वो वर्टागो के बाद में उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बोला है। जो अपनी बुद्धि है, ये बुद्धि के कुछ लक्षण बताए। वो बुद्धि के लक्षण 3 है। तो आपको जब भी आप पेशेंट के बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगा कि ये बुद्धि के संबंधित बात है, तो आप डायरेक्ट उनके उस जगह पर जाके आप ढूंढ सकते हो, आपको उस बात की सुविधा होगी। तो उसके बाद में उन्होंने हेड के बारे में बोला। तो हेड के 15 सोरिक सिम्टम्स है। कोई भी प्रकार के हेड के जो भी सिम्टम्स है वो 15 की इसमें ही इन्वॉल्व होंगे। तो इस प्रकार से वो नीचे उतरते हैं, तो वो फिर चेहरे के ऊपर उतरते। तो ये चेहरे के अंदर ये 7 प्रकार के लक्षण हैं। और उसके फिर बाद में आंखों के बारे में है, वो 16 प्रकार के सिम्टम्स हैं। तो कोई भी आंखों के संदर्भ में जो भी बात आती है वो आपको वहां पर ही मिलेंगी। जैसा मैं आपको दूसरी भाषा में बात करता हूँ, जैसे डिक्शनरी है। डिक्शनरी एक देखने का जो तरीका है वो कितना सिंपल है, आप जरा सोचिए। इतने बड़े शब्द संग्रह है, मगर हम हमारे शब्द के पास में बराबर जाते हैं। क्यों जा पाते हैं? क्योंकि उसकी रचना उस ढंग से बनाई गई है। उसी प्रकार से आपको पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स मिले तो आप उसी रचना का आधार लेके उसको ढूंढ सकते हो। तो ये एक बात है। तो आपको ये ध्यान में आ गया, ये चेहरे के संबंधित लक्षण है, तो आप फेस में जाएंगे, आपको लगेगा कि ये आंखों के संबंधित लक्षण है, तो आप आंखों की इधर जाके देखेंगे। और कोई भी लक्षण हो तो आप उसके ढंग से देखेंगे। फिर आता है विजन। विजन जो है वो विजन की जगह पर 10 सोरिक सिम्टम्स है। यानी जो दृष्टि में जो बिगाड़ होता है वो 10 प्रकार का होता है। तो ये डॉक्टर हनीमान इनका क्लासिफिकेशन है। तो ऐसे एक आंखों के बाद में उनका आता है, गालों के बारे में आता है, चिक के बारे में आता है। तो उसका उन्होंने एक लक्षण बोला है। इसके बाद में उनके कान के बारे में आता है। तो ये 9 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। फिर कान के कोई भी प्रकार की डिसीजेस हो तो आपको ये जो 9 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अब देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेके अलग भी बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को आपसे साधक और बाधक चर्चा करनी है। मुझे आपको साध्य क्या हो रहा है ये बताना है और बाधक क्या हो रहा है। हमको एक आधी चीज को ढूंढने में कैसी कैसी बाधा होती है इसके बारे में भी मुझे आपसे बात करना है। तो पहली बात यह है कि
जैसे एयर डिसीजेस, कानों के बारे में डिसीजेस है, वो अलग अलग प्रकार के हैं, मगर हम उसको ढूंढे कैसे? तो ये जो उनके जो 9 प्रकार के लक्षण है, तो ये 9 प्रकार में कानों के सारे डिसीजेस इसमें कवर होते हैं। तो कोई भी कान का डिसीज हो, डेफनेस हो, बहरापन हो, या कुछ कान में पेन हो रहे हो, तो ये सारे सिम्टम्स उसके बारे में है। जैसे आंखों के हैं तो वैसे आंखों के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे इन सिम्टम्स के वजह से है। ये सोरिक सिम्टम्स की वजह से हम उसको ढूंढ पा रहे हैं। अगर हम डिसीज के बारे में सोचे तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक उदाहरण दूंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। जैसे आंखों का प्रॉब्लम देखो, कुछ लोगों को बिना चश्मे से कोई दिखता नहीं, कुछ लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को कलर अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को चश्मे का नंबर बढ़ते जाता है, तो कुछ लोगों को आंखों के अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं। ये है क्या? अगर आप हर चीज को अगर डिसीज का नाम लेके हम अगर सोचे तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिसीज के नाम पर हम सोचते हैं, हमको वो ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप डिसीज के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में सोचो, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। मगर होम्योपैथिक का डायग्नोसिस अलग है, डॉक्टर हनीमान इनका डायग्नोसिस अलग है, एलोपैथिक का डायग्नोसिस अलग है। एलोपैथिक डिसीज के नाम से पेशेंट को देखना चाहती है, होम्योपैथिक सोरिक सिम्टम्स के नाम से देखना चाहती है। दोनों की दिशा अलग अलग है। मगर बहुत सारे डॉक्टर लोग वो एलोपैथिक दृष्टिकोण से सोचना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। एक साथ दो नाव में पैर रखना चाहते हैं, एलोपैथिक के भी और यहाँ पर भी। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि ये पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब एक कोलेस्ट्रॉल की बात पकड़ के सोचते हैं और डायरेक्ट उनका कनेक्शन जाता है, हार्ट में कुछ ब्लॉकेज हो रहे होंगे, हार्ट अटैक आने की संभावना होगी, अलग अलग प्रकार के वो विचार करते हैं। वो सोचते कि ये ESR बढ़ा हुआ है, तो ये पेशेंट को क्या हो रहा है, क्या कंडीशन आ रही है। ब्लड रिपोर्ट के ऊपर वो सोचते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो उसको एनीमिया का नाम देते हैं। मगर डॉक्टर हनीमान ने इन बातों को इनकार किया है। डॉक्टर हनीमान ये बोलते हैं कि उसके जो परिणाम हुआ है तो हम ठीक है, वो उसका इनकार नहीं करते, मगर ये बोलते कि इसका जो परिणाम हो रहा है वो लक्षणों के द्वारा व्यक्त हुआ है। बिना लक्षण के आप उस बात को पक्का नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक आधे पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम रहता है, फॉर एग्जांपल उसका हीमोग्लोबिन 6% हो, मगर वो अच्छे काम कर पा रहा है, वो अच्छे एक्टिविटीज कर पा रहा है, तो आप इसमें हीमोग्लोबिन को कितना इंपॉर्टेंस देंगे? आप उसको किस सबूत पर आप बोलेंगे कि उसको एनीमिक कंडीशन आ गई है? आपके पास सबूत क्या है? आप कैसे बोल सकेंगे? वो तो काम तो बहुत कर रहा है, उसकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी दिख रही, मगर हीमोग्लोबिन 6%, तो उस वहां पर हीमोग्लोबिन का क्या वेटेज है? तो ये बात इस ढंग के ब्लड रिपोर्ट हमको कुछ अलग बताते हैं और पेशेंट के सिम्टम्स हमको कुछ अलग बताते हैं, तो किस बात को सही समझना। बहुत जगह पर बहुत सारे डॉक्टर लोगों को दिमाग में एक बातें फिक्स करके रखते कि ये डिसीज में इतने लक्षण रहते हैं, इसके वजह से ऐसा होता है। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ कि जैसे डायबिटिक्स पेशेंट है, उसको बोला जाता है कि ये न्यूरोपैथिक है, डायबिटीज में ऐसा ही होता है, ऐसा ही रहता है, तो इस प्रकार से उसको तोड़ा जाता है, उसको डिस्करेज किया जाता है। मगर एक्चुअली वो किसी भी बात का डायग्नोसिस ना होते हुए वो डायरेक्ट उस ढंग से सोचते हैं। अलग अलग बीमारी है, उसमें अलग अलग सिम्टम्स है। अगर हम सोरिक सिम्टम्स के बारे में जरा गहराई से सोचें तो कुछ बातें आपको पता चलेंगी। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं शुरुआत में जब मैंने सोरिक सिम्टम्स के बारे में पढ़ना चालू किया तो मुझे बहुत जगह पर मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में एलोपैथिक कंसेप्ट थे, मेरे दिमाग में डॉक्टर केन बैठे थे, दूसरे डॉक्टर बैठे थे, तो उनकी वजह से मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर सैमुअल हैनीमान का काम मेरे को ध्यान में नहीं आया।
जब मैंने एक एक बात को गहराई से चिंतन करना चालू किया तो मेरे को ध्यान में ये आ गया कि ये जो सोरिक सिम्टम्स है ये परफेक्ट डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। तो बहुत जगहों पर अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स है, अलग अलग प्रकार की पैथोलॉजी है, मगर सोरिक सिम्टम्स आपको सही रास्ता बताते हैं। ये मुझे जगह जगह पर अनुभव हुआ। फिर कुछ समय के बाद मेरे को ये लगा कि सोरिक सिम्टम्स एक ऐसी बात है कि जो आपको परफेक्ट डायग्नोसिस देंगे। तो फिर मैं सोचने लगा, बार बार उसका चिंतन करने लगा, तो मेरे को बहुत सारे रहस्य मेरे को ध्यान में आ गए। बहुत सारे डिसीज में मेरे को पेनिट्रेशन पावर बढ़ गया। मेरा अनुभव ये है कि जो एक डॉक्टर सोरिक सिम्टम्स का स्टडी करता है उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है। जब आप सोरिक सिम्टम्स का डॉक्टर हनीमान के दृष्टिकोण से अगर आप स्टडी करते हो तो आपको सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में आ जाएंगे कि आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है। जो पहले की ताकत और अब की ताकत, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आपको गहराई से सोचने की शक्ति प्रदान करती है जब आप सोरिक सिम्टम्स का स्टडी करते हो। तो ये सोरिक सिम्टम्स का महत्व बहुत है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसा हो सकता है, पैथोलॉजी में तो ये टर्म है और आप ये कैसे बोल रहे हैं। मगर मैं आपको इस बात के ऊपर जोर दूंगा कि आप अनुभव लें, फिर बात में विश्वास करें। आपका अनुभव होना चाहिए। सिर्फ मैंने बोला ये आपने सुन लिया, ये गलत बात हो गई। मेरे को जो अनुभव हुआ वो अनुभव आपको भी होना चाहिए। तो ये इसी प्रकार के सोरिक सिम्टम्स का रास्ता है। इस रास्ते पर जो भी अनुभव होंगे वो सबको अनुभव होंगे, क्योंकि डॉक्टर हनीमान का जो वर्क है ये प्योरली साइंटिफिक है। एक्यूरेंसी ये उसकी वैशिष्ट्यता है। तो आपको ये सिम्टम्स की तरह इस ढंग से आपको सोचना चाहिए। जैसे डॉक्टर हनीमान का ये बात है, जैसे उनका ये कान के 9 सोरिक सिम्टम्स है। अभी मैं सिर्फ आज में ये सोरिक सिम्टम्स की आपको संख्या बताऊंगा और बीच में उसका महत्व आपके सामने प्रदान करूंगा। ये नाक के बारे में, नोज के बारे में सोरिक सिम्टम्स है, ये करीबन 11 है। ये ओठों के बारे में सिम्टम्स है, ये करीबन 5 सोरिक सिम्टम्स है। ये हनवटी के यानी चीन के बारे में सिम्टम्स है, ये 3 प्रकार के लक्षण है। अब ये गर्दन के बारे में 1 सोरिक सिम्टम्स है। माउथ के बारे में जो अपने दांत और जबान वगैरह जो भी माउथ के अंदर जो भी ऑर्गन्स है उसके 20 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। बाद में अपना जो गला है, थ्रोट जो है, उसमें 11 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। जो आपके जबान पर 6 प्रकार की टेस्ट बताइए, और जो आपको ढकारे वगैरह आना आता है तो वो 11 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। जी मचलना ये 4 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। निगलने की जो प्रक्रिया है उसके 3 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। भूख के बारे में 9 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। स्टमक के बारे में 8 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। खाना खाने के संबंध में 13 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। पेट के बारे में यानी एब्डोमेन के बारे में 24 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। कॉन्स्टिपेशन का 1 सोरिक सिम्टम्स है। और स्टूल का कैरेक्टर जो है, स्टूल के कैरेक्टर के संदर्भ में 11 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। डायरिया के संबंध में 5 प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। रेक्टम के संदर्भ में जो सोरिक सिम्टम्स है वो 6 प्रकार के हैं। यूरिन में जो सोरिक सिम्टम्स है ये 31 प्रकार के हैं, 31 प्रकार के। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो भी सोरिक सिम्टम्स है वो एक ही है। जो मेल जेनिटल पुरुष के जननेंद्रिय का जो सोरिक सिम्टम्स है वो 18 प्रकार के हैं। फीमेल के जेनिटल के सोरिक सिम्टम्स ये 13 प्रकार के हैं। कोराइजा सर्दी के ये सोरिक सिम्टम्स 5 प्रकार के हैं। लैरेंस के सिम्टम्स, स्वर यंत्र के सिम्टम्स 5 प्रकार के हैं। खांसी के संदर्भ में जो सोरिक सिम्टम्स है ये 14 प्रकार के हैं। चेस्ट के संबंध में जो सोरिक सिम्टम्स है 9 प्रकार के हैं।
तो ये जो सोरिक सिम्टम्स है कोई भी बीमारी में, ये अलग अलग जगह पर के सोरिक सिम्टम्स एकत्रित होते हैं और वो बीमारी बन जाती है। तो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूँ कि एक पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो गया, उसको खांसी के संदर्भ में लक्षण है, उसको हार्ट के संबंध में लक्षण है, उसको उसका डाइजेशन पुअर है, उसको ढेर सारी बातें हैं। तो ये बहुत सारी बातें हम एलोपैथिक डायग्नोसिस में इंक्लूड नहीं कर सकते, कठिन जाता है। तो फिर एलोपैथिक डॉक्टर इसके बारे में बोलेंगे कि ये बीमारी अलग है, ये बीमारी अलग है। बीमारी अलग है, मान लिया हमने कि बीमारी अलग है, मगर उसका कनेक्शन तो एक आदमी से है ना। तुम्हारे बालों का कनेक्शन, तुम्हारे पैर का नख का कनेक्शन, ये तो एक ही हो गया ना, वो तो भिन्न नहीं है। बाल भी आपका अंग है और पैर का नखून भी आपका अंग है, वो इस प्रकार की घटना है। तो आपको इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत वर्णन करना चाहता हूँ मैं इसका, क्योंकि ये सोरिक सिम्टम्स एक प्रकार का मैजिक है। मैजिक, आप उसको मैजिक बोल सकते हो। जब आप उसको स्टडी करते हो, आपको उसका स्टडी करने का ढंग मालूम हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि आप मैजिक कर रहे हो। मैं आपको मेरे बातों में उलझाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ आप प्रत्यक्ष उसका अनुभव लो, और अनुभव लेने के बाद में आपको ध्यान में आ जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने मुझे ये बात बोली है कि हमको केस टेकिंग के बारे में बताओ, मगर उनका दृष्टिकोण रेपर्टरी का है, और मैं आपके जीवन में से रेपर्टरी को खत्म करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर हैंडमैन की उंगली पकड़ के चले। अब चॉइस आपकी है, आपका निर्णय है। तो अगर तुम्हारे मास्टर की आप उंगली पकड़ के चलते हो तो मेरा दावा है आपको कभी भी रास्ता भटकेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। मैं आगे की बात मैं अगले लेक्चर में बोलूँगा। आप मेरी बात ध्यान से सुने और इसको नोट डाउन करो, और इसके ऊपर जो भी सवाल आपके मन में पैदा हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू प्लीज़।